ओके, तो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी किया था। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चों मैं आपको क्या क्या बताया था, तो उसमें मैं आपको बताया था, उसमें हम लोग पढ़े थे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, उस पे एक क्वेश्चन कंफर्म ही आता है और कुछ भी उस पे मैं आपको होमवर्क दिया था 30-40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन शायद होमवर्क दिया था। उन सभी क्वेश्चंस को घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें जो भी डाउट्स हैं उसका सॉल्यूशन मैं भेजने वाला हूँ। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना डाउट भेजा भी है, लेकिन सभी बच्चों ने अपना डाउट नहीं भेजा है, तो जरूर उसको कंप्लीट कर लीजिए। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एंड वो है, आज के लेक्चर में बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स का ये भी पार्ट है, एंड दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो टॉपिक लिख लीजिए सब कोई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आप कंफर्म आएगा अपने एग्जाम में, फिक्स है कि 1 क्वेश्चन अपने को इस चैप्टर से मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अगर आवाज क्लियर है तो सभी बच्चे रेज योर हैंड। एनीवन? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब चले, अब जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए इंट्रोडक्शन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो बच्चों, एक होता है क्या, किसी मेटल सरफेस, मान लो ये मेटल सरफेस है, दिस इज अ मेटल सरफेस। अब ये मेटल सरफेस है ना, तो इस मेटल सरफेस के पास क्या है, बहुत सारे एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। मेटल के पास एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। अब देखिए क्या, अगर हम क्या करें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के साथ बच्चों क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। हम बाई एनी मींस, कैसे भी करके एनर्जी हम सप्लाई करें, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर के बाहर निकल जाए। ठीक है, जो इमिशन ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के बाहर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस। अब इस इलेक्ट्रॉन इमिशन का बहुत सारा तरीका होता है। आप चाहिए तो बहुत ज्यादा इस मेटल को क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए, हीट सप्लाई कीजिए। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो सारा एनर्जी गेन करेंगे, एंड ड्यू टू दैट एनर्जी हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फ्री हो जाए, और फ्री होकर के बाहर निकल जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बच्चों थर्मो आयोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं उसको? थर्मो आयोनिक इमिशन, यानी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मो आयोनिक इमिशन। वैसे ही एक दूसरा तरीका भी है कि जो मेटल है, जैसे मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, दिस इज मेटल सरफेस, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, और इसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने रख दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे ही बच्चों हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सभी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि अपने को मालूम है किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, F इक्वल टू कितना, Q इंटू ई का। F इक्वल टू Q इंटू ई का ये वाला फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स लगेगा तो इस फोर्स के कारण हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकल जाए। इस वाले इमिशन को बच्चों हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। दिस इज फील्ड इमिशन। ठीक है, तो ये था ये था क्या, थर्मोआयनिक इमिशन, और ये था फील्ड इमिशन। वैसे ही एक तीसरा प्रोसेस भी होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के इमिशन का, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टर्म क्या हो जा रहा है, फोटो टर्म हो जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लाइट। यहाँ पे थर्मोआयनिक में क्या हो रहा था, हीट के कारण इमिशन हो रहा था। फील्ड इमिशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों फोटो के कारण, करंट, लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ओके, तो चलिए देखिए जरा इसमें, सही बच्चे फोकस जो रहा यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके बारे में पहले जान लीजिए कि ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सुटेबल वेवलेंथ का रेडिएशन, सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एवरीवन इतना नोट कर लेंगे जल्दी से। When radiation of suitable wavelength or frequency are incident on metal, electrons are ejected. This effect is called as photoelectric effect. अगर इतना नोट हो गया हो तो रेज योर हैंड।
एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। चलो अब देखो क्या, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपने को मालूम चल गया। अब इसके बारे में दो तीन बातें याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों हर्ड ने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, HERTZ। ये हर्ड ने क्या किया था, इसको बच्चों डिस्कवर किया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं ये आइंस्टीन उनको ध्यान में रहता है। नहीं, आइंस्टीन ने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन बाय लिनार्ड एंड मिल्कन। ठीक है, लिनार्ड एंड मिल्कन ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये चार साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर इसको हर्ड ने किया था। दूसरा, इसको इसका लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, तो लिनार्ड एंड मिल्कन ने इसके लॉज को दिया था। और इसको एक्सप्लेन किसने किया था, एक्सप्लेन इसको आइंस्टीन ने किया था। एवरीवन, हाँ या ना? ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगा, लेक्चर के बाद ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब चलते हैं आगे इसमें। और ये एनसीईआरटी के बच्चों सारे के सारे पॉइंट जो है ना, डायरेक्टली मैं एनसीईआरटी से उठाया हूं, तो हर एक लाइन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल इसको आराम से मजे में पढ़ लेना अपने को। अब हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने एक हर्ड ऑब्जर्व एक क्या किया इन्होंने, जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ये इसको बोलते हैं बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसमें एक कैथोड और एनोड इन्होंने लगाया, और कैथोड और एनोड के बीच में कोई कनेक्शन फिजिकल एस्टेब्लिश नहीं है। और कैथोड के ऊपर इन्होंने क्या किया, कैथोड के ऊपर लाइट गिराया। कौन सा लाइट गिराया, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट कैथोड के ऊपर इन्होंने फॉल कराया। तो जब अल्ट्रा वायलेट लाइट इन्होंने कैथोड के ऊपर फॉल कराया, तो वहां पे क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, वहां पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर है ना बच्चों, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है। अब ये पॉइंट नोट करने वाली है। जैसे मान लो कोई भी सर्किट की हम बात करते हैं, जैसे ये एक मैं सिंपल आपके सामने सर्किट बनाया, ये एक रेसिस्टेंस है, यह एक बैटरी है, इसमें हमने एक लगा दिया है गैल्वेनोमीटर या एम मीटर, इसमें मान लीजिए हमने एक एम मीटर लगा दिया है और ऐसे इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब जब यहाँ पे हम देखते हैं कि एम मीटर में डिफ्लेक्शन आता है। डिफ्लेक्शन एम मीटर में क्यों आता है, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है। अगर मान लो ये सर्किट इनकम्प्लीट होता, ये सर्किट यहाँ पे टूटा हुआ होता, तो क्या इस सर्किट में कभी करंट फ्लो कर सकता था? एनीवन बताइए, अगर ये सर्किट टूटा हुआ था तो इसमें इसमें करंट फ्लो करता क्या? कोई बताएगा क्या? एनीवन? जैसे मान लो ये सर्किट ऐसा होता, नो सर, नहीं फ्लो करता, क्योंकि ब्रोकन सर्किट में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर इस वाले ट्यूब को हम ध्यान से देखें, तो इस वाले ट्यूब में, चलो एवरीवन देखिए जरा, इस वाले ट्यूब में हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इस वाले ट्यूब में हम देख रहे हैं कि यहां से कैथोड से लेकर के एनोड के पास तक बीच में तो कोई फिजिकल कनेक्शन है नहीं, कोई वायर है नहीं। अब यहाँ पे अगर कोई वायर नहीं है, यहाँ पे अगर कोई वायर नहीं है, फिर भी हम इसमें क्या किए, फिर भी जब हम इसमें लाइट को पुट किए हैं, तो करंट यहाँ पे आया है, डिफ्लेक्शन अपन ने नोटिस किया है। और ये अगर डिफ्लेक्शन हमने नोटिस किया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ फ्लो किया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसका मतलब लाइट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, बाहर निकले हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकले हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं, और तभी इस सर्किट में करंट का फ्लो हो पाया है। तो इसके बेसिस पे किसने इसको डिस्कवर किया, हर्ट्ज ने किसको डिस्कवर किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया। एक और साइंटिस्ट थे बच्चों, हेल्विच करके। हेल्विच ने क्या देखा था, हेल्विच ने देखा था कि जब एक जिंक प्लेट का, कोई एक जिंक प्लेट इन्होंने लिया, जैसे मान लो ये एक जिंक प्लेट है, ये एक जिंक प्लेट है, और ये जिंक प्लेट इनिशियली क्या था, इनिशियली ये जिंक प्लेट बच्चों नेगेटिव चार्ज था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पे अल्ट्रा वायलेट रेज को गिराया। ठीक है, जब इसको अल्ट्रा वायलेट रेज से इल्यूमिनेट किया जिंक के प्लेट को, तो उन्होंने क्या किया, क्या नोटिस किया कि धीरे धीरे इस प्लेट के ऊपर, धीरे धीरे इस प्लेट के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ना, वो डिक्रीज हो रहा है। निगेटिव चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑन दिस प्लेट। और डिक्रीज होते होते एक ऐसा टाइम आ रहा है जब ये चार्ज जीरो हो जा रहा है। और फिर आफ्टर सम टाइम्स ये भी नोटिस किया गया कि जो नेगेटिव चार्ज जिंक प्लेट था, वो पॉजिटिव चार्ज जिंक प्लेट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी आप सोचिए, तो आपको मालूम चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ये समझिए। अपने को मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल करके बाहर चले जा रहे हैं। अब ये मान लो जो पूरा का पूरा जिंक प्लेट था, ये नेगेटिव चार्ज था,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो धीरे धीरे ये प्लेट किस में कन्वर्ट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होने लगेगा। तो यहाँ से भी अपने को ये मालूम चला कि देयर इज समथिंग लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेल्विज के एक्सपेरिमेंट से भी। उसके बाद लिनार्ड ने क्या किया, लिनार्ड ने क्या बताया, लिनार्ड टोल्ड दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, these electrons are attracted by anode in circuit and completed due to flow of electron called and current flow। चलो लिनार्ड ने क्या किया बच्चों, लिनार्ड ने इस पूरे वाले एक्सपेरिमेंट को या इस पूरे जो भी अपना ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट था इसको एक्सप्लेन किया। क्या कि जब भी लाइट इस पे आके गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड से निकलेंगे और एनोड के पास जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड के पास जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ दिस सर्किट करंट का फ्लो होता है। आई होप सबको ये वाला क्लियर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ कौन एक्सप्लेन किया, और फोटो इलेक्ट्रिक ये मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा। एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड अगर क्लियर है इतना तो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 20 स्टूडेंट ओनली 10 बच्चों ने अभी तक रेज योर हैंड रेज किया है, बाकी सभी जल्दी से बता दें क्लियर है ये, तो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए। तो फिर आगे चलते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आंसर क्या होगा, कौन बता रहा है, ऑप्शन ए 1 2 3 4 में से क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या अनम्यूट करके खुद को बोल सकते हैं। ओके वेरी गुड, इसका आंसर है हर्ट्ज। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं बच्चों कि हमने क्या किया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल के ऊपर लाइट गिराया, मेटल के ऊपर क्या किया, लाइट गिराया। इस लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। ठीक है, अब इसके स्टडी को डिटेल में करने के लिए हम अब जानते हैं क्या, कुछ कुछ बातें जानते हैं फोटोन के बारे में। तो लिखिए अगला टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। इसमें कुछ बातें पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। वेट कर लीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, एक मिनट के लिए। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा फोटोन्स। देखो फोटोन क्या होता है बच्चों, जो लाइट का जो छोटा छोटा पैकेट होता है ना, या लाइट का छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो इसके बारे में प्रॉपर्टीज में पॉइंट वाइज लिखिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन में पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का बच्चों जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। सेकेंड पॉइंट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इक्वल्स टू जीरो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, each photon has definite, each photon has definite energy and linear momentum, energy and linear momentum। बच्चों जितने ही फोटोन होते हैं सबका अपना कुछ ना कुछ फिक्स डेफिनेट एनर्जी होता है और लीनियर मोमेंटम होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, energy of photon is given by E equals to H into nu equals to hc by lambda। Energy of photon is given by E equals to H into nu equals to hc by lambda, where nu equals to frequency of proton, where nu equals to frequency of photon, lambda equals to wavelength of photon, lambda equals to wavelength of photon,
and c equals to speed of light, c equals to speed of light, c equals to speed of light, h equals to Planck's constant, h equals to Planck's constant, and Planck's constant का बच्चों यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, h equals to Planck's constant 6.62 into 10 raised to minus 3 जूल सेकेंड, 6.62 into 10 raised to minus 34, 6.62 into 10 raised to minus 34 प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, ये लिख लीजिएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का एक और वैल्यू बच्चों लिखिएगा, h इक्वल्स टू 4.14 into 10 raised to minus 15 into 10 raised to minus 15, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में। ओके, यहां तक अगर सबने नोट कर लिया है तो एक बार रेज योर हैंड ताकि मुझे मालूम चल जाए, और यहां तक किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए क्या फोटोन क्या था। फोटोन के बारे में सबसे पहले दो तीन बातें अपने को ध्यान रखना है। फोटोन क्या है? पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं, लाइट के जो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसको हम फोटोन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर फोटोन का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। हर एक फोटोन के पास अपना फिक्स एनर्जी और फिक्स लीनियर मोमेंटम होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फॉर वेवलेंथ, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इन टर्म्स ऑफ जूल, एंड इसका वैल्यू हो गया 4.14 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है फोटोन का, पहला हो गया ये, दूसरा इंपॉर्टेंट अब मोमेंटम। मैं आपको क्या बताया था कि हर एक फोटोन का अपना कुछ फिक्स एनर्जी होता है और फिक्स मोमेंटम भी होता है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोमेंटम क्या होता है बच्चों, P इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू v होता है। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है, आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था E इक्वल्स टू क्या था? E इक्वल्स टू आइंस्टीन ने दिया था m इंटू सी स्क्वायर, E इंटू एम सी स्क्वायर। तो अगर इस वाले E को हम C से डिवाइड कर देंगे, अगर C से बच्चों डिवाइड कर देंगे तो ये C से एक C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? E बाई सी इक्वल्स टू m इंटू सी। अब m क्या है? m फॉर मास, एंड c क्या है? c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो दिस इज आल्सो मास इनटू वेलोसिटी, मींस E बाई सी से अपने को क्या मिलेगा? E बाई सी से अपने को मोमेंटम ऑफ फोटोन मिलेगा, यानी मोमेंटम इक्वल्स टू E बाई सी। और अभी हमने जस्ट देखा कि एनर्जी क्या था? E इक्वल्स टू क्या था? h न्यू। E इक्वल्स टू क्या था? h न्यू। तो P इक्वल्स टू, अपने पास देखो क्या क्या फॉर्मूला आ रहा है। एक तो P इक्वल्स टू E बाई सी आ गया, E बाई सी। दूसरा P इक्वल्स टू, E का वैल्यू क्या था हमने बताया अभी? h न्यू बाई सी। तीसरा P इक्वल्स टू, E का वैल्यू हमने क्या बताया था? एच सी बाई लैम्डा होल डिवाइडेड बाई सी। तो C से C कैंसिल कर दीजिए तो h बाई लैम्डा। P इक्वल्स टू क्या आ गया? h बाई लैम्डा। और आप लोग चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। ये पूरा का पूरा यही है तो हाइपोथेसिस था किसका? डी ब्रोगली का। अभी अगला अभी तो टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं पढ़ाऊंगा वो क्या रहेगा? वो मैटर वेव रहेगा। मैटर वेव में मैं यही आपको बताऊंगा कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। पी क्या होता है? पार्टिकल का नेचर होता है। लैम्डा क्या होता है? वेव का नेचर होता है। तो पार्टिकल और वेव एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। फिलहाल बस आप इतना याद रखिए कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल्स टू h बाई लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एवरीवन हाँ या ना, यहाँ तक बता देंगे। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। सही बच्चे, रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेंसिटी होता क्या है। तो देखिए इंटेंसिटी इक्वल टू होता है, इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एनर्जी। इसको बोलते हैं, यानी ये किसके इक्वल आएगा? एनर्जी को आप E से डिनोट कर दीजिए, एरिया को A से डिनोट कर दीजिए, टाइम को T से डिनोट कर दीजिए। तो ये ऐसा इंटेंसिटी का रिलेशन आता है।
अब एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर, तो इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज पावर बाई एरिया, आई इक्वल टू पावर बाई एरिया। तो ये वहां से ये तीनों अपना रिलेशन, ये दोनों रिलेशन आ गया इंटेंसिटी का। इसको लिख लीजिए, ये इसका यूनिट है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को मालूम है यूनिट एंड डायमेंशन पे एक क्वेश्चन तो आते ही है। तो हो सकता है जितना भी अपने पास फॉर्मूला है किसी का भी यूनिट आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो यूनिट आपको याद होना चाहिए। तो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाई एरिया, अपने पास एक रिलेशन आ गया। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि मान लो कि ये कोई भी बल्ब है, और ये जो बल्ब है बच्चों, ये एन अमाउंट ऑफ फोटोन क्या किया है? एमिट किया है। कितना टाइम में? टी टाइम में। एन अमाउंट ऑफ फोटोन इसने टी टाइम में एमिट किया है, और हर एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू है। और ये सारा का सारा एनर्जी जाके किसी ए एरिया पे पड़ रहा है, तो उस एरिया ने कितना इंटेंसिटी रिसीव किया, हम ये फाइंड करना चाहते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। तो हम क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी। अब टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? तो एक फोटोन का एनर्जी होता है एच इंटू न्यू, एंड अपने पास कितने फोटोन है? अपने पास टोटल बच्चों एन फोटोन है, तो एन एच न्यू, दिस इज एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे किसके? एरिया इनटू टाइम। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंटेंसिटी। अब देखो एन, कैपिटल एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन टाइम, स्मॉल टाइम टी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। इसको हम डिनोट करेंगे किसके? इससे, स्मॉल एन से। जब उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे तो देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एन एच म्यू बाई ए, वेयर स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। एवरीवन, यहां तक भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से इंटेंसिटी तक। आगे चलें, सही बच्चे? हाँ या ना बता देंगे बच्चों, रेज योर हैंड अगर यहां तक क्लियर है तो। वेरी गुड। अब चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट ये भी बातें हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, पहले मैं आपको बता दिया हूं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नोट देकर के लिख लीजिए। अल्ट्रावायलेट लाइट कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। ठीक है ना बच्चों? अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो किसी भी तरह के मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन परफॉर्म करवा सकता है। Whereas visible light may cause photoelectric emission only from alkali metal. Visible light जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? अल्काली मेटल से ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा पाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेंगे। अब देखिए ऊपर जो एनर्जी ऑफ फोटोन वाला मैं फॉर्मूला आपको बच्चों बता रहा था, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के टाइम में मैं आपको क्या क्या फॉर्मूला बताया था? मैं आपको ये दोनों फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तीसरा बच्चों आपको एक ये वाला फॉर्मूला भी रट लेना है। ये वाला जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा बॉक्स में रखा हूं ना, इसको जरूर रट लीजिएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला तो है एच सी बाई लैम्डा। तो एच का जो वैल्यू है, एच का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.14 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अपने पास ये वाला वैल्यू आता है। यानी एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए फोटोन के एनर्जी के लिए, और वो फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू E इक्वल्स टू 12400 12400 बाई लैम्डा। लैम्डा किस में रखना है, तो बच्चों लैम्डा एंगिस्टॉन में रखना है, और ये एनर्जी किस में आता है, ये एनर्जी बच्चों आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। E इक्वल्स टू 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगिस्टन, E इक्वल्स टू 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगिस्टन, और ये वाला एनर्जी किस में आता है, तो ये वाला एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी तक हमने जितना चीज पढ़ा उस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन। अगर वेवलेंथ का वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉन है तो उस फोटोन का एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी कैलकुलेट करने का बहुत तरीका है, एक सिंपल वाला अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, E इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगिस्टन, और ये एनर्जी किस में आएगा, ये एनर्जी बच्चों आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना है 12400 ऊपर रख दिया। आगे देखेंगे क्या अपने को वेवलेंथ एंगिस्टन में दिया हुआ है, हाँ वेवलेंथ एंगिस्टन में दिया हुआ है,
तो वेवलेंथ जब एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट बच्चों उसका वैल्यू रख दिया करो। अगर ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में नहीं दिया रहता तो क्या करते, पहले एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करते, देन इसके वैल्यू को यहाँ पर रखते। अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचेगा, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये आंसर आ गया। अक्सर बहुत बार क्या होता है कि आंसर आपका जूल में दिया रहता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना बच्चों बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, 3.1 तो ये है ही, इनटू ई क्या है, ई तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका वैल्यू रख दीजिए, ये एनर्जी किस में आ गया, ये एनर्जी जूल में आ गया, तो इसको 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी, अपने पास जूल में भी एनर्जी। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि क्या इसी फॉर्मूला से हम सिर्फ सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आंसर इज नो। आप चाहिए तो अदर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अपने पास और भी बहुत सारे फॉर्मूला था। कौन कौन सा था, E इक्वल्स टू hc/लैम्डा था, आप चाहते तो इसका यूज कर लेते। H का वैल्यू क्या होता है अपने को मालूम है, इन टर्म्स ऑफ जूल अगर आपको आंसर चाहिए तो H के वैल्यू को जूल के टर्म में रख दीजिए, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 10⁻⁻34। C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इस बार एंगस्ट्रॉन को किसमें रखेंगे, 10⁻⁻10 यहाँ पे रखेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट कर दीजिएगा बच्चों, तो ये वाला भी वैल्यू आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बताएंगे सही बच्चे कि पहला वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है तो रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलो देखो क्या, इसके बाद और आगे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है पावर ऑफ बल्ब इज 60 मिलीवाट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय बल्ब पर सेकंड बल्ब से कितना फोटोन निकला है, ये अपने को फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ बल्ब दिया हुआ है 60 मिलीवाट, और उससे जो फोटोन निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलो देखो, अगर आपको पावर वाला फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को चाहिए तो इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। इधर अपने को मालूम है बच्चों, पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर। अब पावर का वैल्यू अगर 60 मिलीवाट दिया हुआ है, तो 60 मिलीवाट मतलब कितना हो गया, 60 इंटू 10⁻, मिली का मतलब 10⁻⁻3, ठीक है, इतना। और वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो इतना जूल एनर्जी एक सेकेंड में निकल रहा है, एंड दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू, हमने मान लिया कि एक सेकेंड में n फोटोन्स वहां से बाहर निकल रहे थे, किससे, बल्ब से, एक सेकेंड में n फोटोन बाहर निकल रहे थे। और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होता है, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होता है hc/लैम्डा, तो चाहिए तो hc/लैम्डा यहाँ पे रख दीजिए, n इंटू hc/लैम्डा। क्या अपने को h का वैल्यू मालूम है, हाँ अपने को h का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻3 34। क्या अपने को स्पीड ऑफ लाइट c का वैल्यू मालूम है, हाँ अपने को स्पीड ऑफ लाइट c का वैल्यू भी मालूम है। और क्या अपने को लैम्डा का वैल्यू मालूम है, यस अपने को लैम्डा का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इस वाले वैल्यू को ला करके यहाँ पे रखिए, आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, n के वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय बल्ब पर सेकंड। एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे बन सकता है तो। सही बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टाइम आउट होगा तो बच्चों जल्दी से एक बार रीज्वाइन कर लेना। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक है ना बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके नीट के एग्जाम में, और बहुत ही इजी वो वाला क्वेश्चन आएगा, तो इस वाले टॉपिक को अपने को टाइम देना है, लगे तो 2 लेक्चर भी देंगे, ठीक है, लेकिन वो एक क्वेश्चन अपने को कंफर्म एग्जाम में स्कोर करना है, वो छोड़ना नहीं है अपने को। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या, ये तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या रोल था, ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, तो जब फोटोन गिरता है इस पे, मेटल पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बोल देते हैं। फोटोन का प्रॉपर्टी हमने देख लिया।
हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। नोट्स में मैं पूरा का पूरा आपको भेजूंगा, फिलहाल बस समझते चलिए, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए कुछ इस ढंग से उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, एक कैथोड लिया गया है, एनोड लिया गया है। कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड एक मेटल का बना हुआ है। कैथोड एक मेटल का बना हुआ है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, बीच में एक गैल्वेनोमीटर ऐसा कनेक्ट किया है, और इस पे हम लाइट गिरा रहे हैं। लाइट गिरा रहे हैं किसका, लाइट का कुछ ना कुछ अपना एनर्जी तो होगा ही, क्योंकि लाइट क्या क्या है, फोटोन का ही फॉर्म है ना। फोटोन, बहुत सारे फोटोन इसमें मिल करके लाइट्स बना रहे हैं। तो अगर लाइट आए गिर रहा है तो एनर्जी भी आकर के यहाँ पे गिर रहा है। अब वो एनर्जी के कारण क्या होगा, फोटोन्स बाहर निकल सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के पहले बच्चों मैं आपको 3 डेफिनेशन लिखाना चाहूंगा, जरा उन डेफिनेशंस को लिख लीजिए एक एक करके। सबसे पहले लिखेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय 5। वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय 5, इसका डेफिनेशन लिखिए। इसमें लिखिएगा minimum energy required to minimum energy required to take electron out of metal surface. Minimum energy required to take electron out of metal surface is called work function. Minimum energy required to take electron out of metal surface is called work function. Everyone अगर लिख लिया है तो raise your hand. ये डेफिनेशन लिख लिया तो रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए वर्क फंक्शन आपको मालूम चल गया, मिनिमम कितना एनर्जी किसी मेटल को दें ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। जैसे मान लो ये जो है, ये जो कैथोड हमने रखा है, इसका कुछ ना कुछ अपना वर्क फंक्शन होगा। अगर उतना एनर्जी इसको देंगे तो ये बोलेगा ठीक है अब इलेक्ट्रॉन आप लेके यहाँ से जा सकते हैं। उतना एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ये ब्लॉक करके रखेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, minimum frequency of incident photon whose energy equals to work function of metal. Minimum frequency of incident photon whose energy equals to work function of metal is called threshold frequency, is called threshold frequency. और देखिए, एक बार और रिपीट करना। हाँ फिर से लिखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, minimum frequency of incident photon whose energy is equal to work function of metal, is called threshold frequency, is called threshold frequency. और में इसका एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, or that minimum frequency of photon, or that minimum frequency of photon which can carry out photoelectric effect, is called threshold frequency, is called threshold frequency. Okay everyone, Hayana? Sir, carry off. Which can carry out photoelectric effect, is called threshold frequency. Next definition लिखेंगे, threshold wavelength. Threshold wavelength,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ denoted by lambda naught. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ denoted by lambda naught. इसमें लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एक मिनट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा गलती हो गया है। मैक्सिमम वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में लिखेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन whose energy equals to work function of metal whose energy equals to work function of metal is called threshold wavelength. बच्चों टाइम आउट होगा तो इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्लियर है सबको? एवरीवन हाँ या ना? सबने लिख लिया क्या? ओके अब देखिए इसके बारे में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 बातें जान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे नोट दे करके, नोट लिखिएगा वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन कॉमा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन कॉमा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ